हाँ राइट, कौन से होते हैं? नाम तो याद नहीं, मेरे इंडियन इको ज्यादा सही से आती नहीं। अच्छा, इंडियन इको में स्ट्रांग हो? मैक्रो इतनी चलो ठीक है। स्ट्रांग हुआ पर आंसर दे नहीं पा रहा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो फिर पहले इंडियन इको रिवाइज करते हैं फटाफट से, राइट? उसके बाद मैक्रो में स्ट्रांग करा दूंगी। मैक्रो को मुश्किल से आई थिंक 4 क्लासेस चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगी वापस। ओके मैम। और इंडियन इको के लिए भी आई थिंक 3 से 4 क्लासेस, सिर्फ 2-2 घंटे की क्लास होती है, ज़्यादा होती भी नहीं है, राइट? उसके बाद पूरे दिन आपको जितने भी डाउट्स होते हैं बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं, और पहले वो खुद सॉल्व करते हैं और वो अपना सोल्यूशन बताते हैं। अगर उनका सोल्यूशन गलत होता है तो मैं उन्हें सोल्यूशन करके फिर राइट आंसर बताती हूँ। ओके ओके मैम। राइट, मैं बस एक बार चेक कर लूँ बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे आज, आना भी है उन्हें या नहीं आना, टाइम ना वेस्ट करें ना। अच्छा ये बताओ, आपके में पॉवर्टी वाला चैप्टर तो कट गया था ना सिलेबस में से? आर यू हियर? यस मैम। पॉवर्टी वाला चैप्टर तो कट गया था ना? यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस मैम। हाँ मुझे लग रहा है हाँ आपकी जी वॉइस। मैम, आ रही है। हाँ पॉवर्टी वाला चैप्टर तो कट गया था ना यस मैम, कट गया था। सिलेबस में से? अच्छा यस तो मैम। मुझे ये बताओ, फैक्ट्स के बेसिस पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? मैम मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा अभी। क्योंकि आपने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया ना। इकोनॉमिक्स का पेपर कब था? इकोनॉमिक्स का पेपर ये भूल गया। चलो कोई बात नहीं, चलो निकालो कॉपी पेन फटाफट से। अच्छा देखो तरीका क्या होने वाला है, जो आपकी बुक्स है, दोनों बुक्स आपके पास है? जी हाँ जी मैम। बुक्स में आपने अंदर लिखा हुआ है पेजेस पे, या बुक के पेजेस बिल्कुल साफ है, साफ रखते हो? मैम बुक के पेज ही साफ है। साफ है ना? ठीक है जी। अब हाँ जी आपको मैम। क्या करना है, मैं जैसे जैसे, या फिर मैं तो कह रही हूँ कि एक रजिस्टर बनाओ, सिर्फ एक रजिस्टर। उस हाँ रजिस्टर जी के मैम। अंदर जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी फैक्ट्स को लिखते जाना, राइट? उसके बाद ओके आपको क्या मैम। करना है, जब आपकी क्लास खत्म हो गई, ठीक है? अब ना ये हाँ एक जी फैक्ट होता है दैट सपोज यू आर स्टार्टिंग टुडे, जो भी आप चीज पढ़ोगे ना वो आपको अगले 48 आवर्स तक बिल्कुल, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी कि आप उसको भूलोगे, राइट? और अगर आप हाँ उसको जी मैम। 48 2-3 दिन के गैप के बाद फिर से पढ़ोगे तो आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ, राइट? हाँ जी मैम। So it's better that when I'm teaching something, go back home, like of course you are at your home, after you take a break, particularly watch television or maybe have dinner or lunch, whatever it is, and उसके बाद आप फिर से उन फैक्ट्स को एक बार देखो और अच्छे से रिवाइज करो। उसको रिवाइज करने के बाद उन्हीं के PYQ सॉल्व कर दो। जैसे स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी मैम। हाँ तो स्क्रीन पे जैसे ये क्वेश्चंस है, इनको पर्टिकुलरली सॉल्व करते चलो। उससे ये होगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा और आपने टेस्ट भी कर लिया PYQs के थ्रू, राइट? यस मैम। तो आप एक रजिस्टर बनाना, और रजिस्टर इतना मोटा नहीं होना चाहिए जैसे मैथ्स के बनाते थे या अकाउंट्स के बनाते थे, वैसे हाँ जी वाले मैम। रजिस्टर नहीं होने चाहिए। एक जैसे एक यूनिट है, एक यूनिट का मुश्किल से 5 से 6 पेजेस, दूसरा यूनिट है मुश्किल से 5 से 6 पेजेस, ताकि 15 से 20 पेजेस के अंदर आपकी पूरी इकोनॉमिक्स डोमेन कवर हो गई। और पेपर वाले दिन, पेपर वाली रात से पहले और अगले दिन भी मॉर्निंग में जब पेपर देने जा रहे होगे आप, उस हाँ दिन जी भी मैम। पर्टिकुलरली सिर्फ वो फटाफट से वो पढ़ने पलटने रिवाइज करने के लिए, राइट? यस मैम। ना बुक खोलनी, क्योंकि फिर बुक में तो पता नहीं ना कहाँ पर क्या ढूंढे। नोट्स में हमें पता होता है हमने कहाँ पर क्या लिखा है, हमारे नोट्स है वो हाथ के बने हुए, यस मैम। राइट? बाकी पीपल पर्टिकुलरली दे आर कमिंग, मैम का मैसेज आया है, सो बट आई एम स्टार्टिंग, मैं इतना वेट नहीं कर सकती, राइट? ओके मैम। तो लेट स्टार्ट। पर्टिकुलरली पहला यूनिट डालो आप, मनी एंड बैंकिंग। पहला यूनिट डालो मनी और बैंकिंग। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग सेकेंड यूनिट है, राइट? हाँ जी मैम। डालो मनी। व्हाट इज मनी? हम मनी कोई भी वो सकती है, इससे हम कोई भी लेन देन कर सकते हैं।
राइट, इसकी आप फॉर्मल पर्टिकुलर डेफिनेशन, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है, लिखो। मनी इज एनीथिंग, यस मैम। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज यस मैम। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Hi Garvit, are you there? यस मैम। Why are you late? मैम ईमेल इशू आ रहा था। Oh, all right. What's your stream? मैम कॉमर्स। And what are your domain subjects? मैम इको बीएसटी अकाउंट्स। Okay. And what are you planning to do? बीबीए। BBA again. Okay. So aren't you targeting? Which college are you targeting? सॉरी Which college are you targeting? मैम डीयू। DU doesn't has BBA. It's मैम only इको ऑनर्स। you're बीबीए targeting इको ऑनर्स यस मैम। BBE, Bachelor in Business Economics. नो मैम इको ऑनर्स। Eco honors. Okay. यस From मैम which college? डीयू। Specific college? मैम स्पेसिफिक कॉलेज तो नहीं पता, अभी बीबी डीयू का ही है मैम मेन पे। अच्छा, कि मतलब कोई भी DU का कॉलेज मिल जाए। यस मैम। ओके। और बोर्ड्स कैसे गए? बोर्ड्स अच्छे गए सारे। इकोनॉमिक्स में कितने एक्सपेक्टेड है? हम 50 तो है मिनिमम, 50-60 तो है। हम हार्ड था इस बार का थोड़ा। पेपर कैसे क्वेश्चंस थे पेपर में? मैंने इस बार का देखा ही नहीं बोर्ड का पेपर। मैम मैक्रो थोड़ा ट्रिकी था, इको फिर भी था। अच्छा, इंडियन इको तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आएगा, वो तो स्टेटमेंट दे दी होगी और आपको एक्सप्लेन यस मैम। इलैबोरेट करने को आएगा। यस मैम। ओके ओके। एंड यू आर अ न्यू स्टूडेंट हियर फॉर डेमो टुडे? नो मैम। अ रेगुलर स्टूडेंट? यस मैम। जीएटी की प्रैक्टिस कर रहे हो? जीएटी की यस मैम। कौन पढ़ा रहे हैं आपको? कार्तिक सर। समझ आ जाता है उनका? यस मैम। वो मेरे भी टीचर थे। Okay, I'll give you an introduction for myself as well. यस Since it's your मैम। first class, Dev, you are also here, यस मैम। right? So before beginning, I'll give you an introduction of mine. My name is Yanshika Bansal, and I've been born and brought up in Delhi. Currently, I'm serving as an assistant professor in IP University. Talking about my subjects, I had humanities, but very decent subjects: history, political science, economics, maths, and English. And adding on to this, I have also done economics honors from Delhi University. Thereafter, I did my master's from Delhi University, and then I have joined as an assistant professor in IP University, right? And talking about, I'm not boasting, but talking about my results in economics, I had a perfect 100 in economics in class 12th boards. So that is why I'm taking your economics domain, right? So, Garvit, are you here? यस मैम। एक छोटा सा टेस्ट हो जाए पहले, एक छोटा सा टेस्ट हो जाए पहले. ओके मैम। If you don't know, then completely fine. Just don't answer. ऐसा नहीं है कि मतलब I scrolled or something. देखा भी हुआ है, देन में भी particular questions के answer दिए, right? How many types of exchange rate systems do we have in India? Are you here? मैम आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? नहीं आ रहा। यस मैम। कितनी तरह के exchange rate systems होते हैं? मैम 3। Name? मैम मिक्स्ड, फ्लेक्स मैम फ्लेक्सिबल, Hmm. मार्केट रेट। मैम एक Flexible होता है है? जिसको गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, एक होता है जिसको मार्केट फोर्सेस करती हैं, और एक होता है जिसको सेंट्रल बैंक और मार्केट फोर्सेस करती हैं। हाँ, तो वो नाम बताओ. फिक्स्ड होता है एक शायद से, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मिक्स्ड। Dirty floating या managed floating, mixed नहीं होता कुछ. मैनेज्ड फ्लोटिंग। ओके मैम। Right? यस Next मैम। question. Next question बताओ, disinvestments is a part of revenue receipts or capital receipts? डिसइन्वेस्टमेंट्स। Right.
डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट. क्यों? क्योंकि एसेट कम हो रही है सरकार की. इस मैम वो डिसइन्वेस्टमेंट में वो होता है ना, पब्लिक शेयर्स को सेल करते हैं. राइट. मुझे बताओ मेथड कितने मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के? तो नेशनल इनकम के मैम 3 होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर. अच्छा, इनकम डिस्पोजल मेथड किसका नाम है? क्या चीज? इनकम डिस्पोजल मेथड जो होता है वो किस मेथड का नाम है तीनों में से? अदर नेम किसका है वो? मैम एक्सपेंडिचर का. राइट. और वैल्यू एडेड के दो और नाम बताओ. वैल्यू एडेड के याद नहीं. प्रोडक्ट मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, ये सारे नाम होते हैं वैल्यू एडेड के. चलो इसको मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी बाद में. यूनिट आज हम यूनिट 1 कवर कर रहे हैं, दैट्स मनी एंड बैंकिंग. देव आपने हेडिंग डाली? राइट. गर्वित हेडिंग डालो. दो तरीके हैं देव, या तो पहला कि आपकी जो बुक्स है आपके पास, यस मैम. बुक्स आपकी साफ है देव? बिल्कुल यस मैम. ठीक है. गर्वित आपके पास बुक्स है? यस मैम. बुक्स क्लीन है आपकी, आपने प्रिपरेशन में गंदी कर दी है वो बुक्स? मैम मार्क तो कर रखा है. अच्छा, तो फिर तो एक मैंने तो यही टेक्निक अडॉप्ट करी है किसी भी एग्जाम की कि व्हाट हैज टू बी डन इज दैट पर्टिकुलरली हाय कुंश, Kunsh, are you here? Are you here, Kunsh? Can you hear me? Okay, so if your mic is not working, you can write in the chat box, hi, and I am active, so that I know that you are studying, right? And adding on, I am teaching money and banking today. In money and banking, we will be completing 2 units in 1 class at least, so that you have ample of time to solve MCQs. अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की तरह नहीं होते कि आप सिर्फ कंटेंट पढ़ते जाओ और आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे. यू विल हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ वैरायटी, राइट? आई विल शेयर द पीडीएफ्स फॉर दैट पर्टिकुलरली कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो दैट इन द एक्चुअल एग्जाम व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ. ओके, कुंश, योर माइक इज नॉट वर्किंग. Just write in the chat box if your mic is not working. And I would request if it's working. Okay, it's working. If it's working, just switch on your mic once. Okay, so no ma'am, not working. Okay, all right. So I will be teaching 2 units in 1 class, and then make sure that you're solving a lot of PYQs 24/7. I am available via WhatsApp. Ma'am the HR will create a group particularly so that you can send your doubts. See, macroeconomics is something very tricky portion for you guys because they twist the questions. Content simple होता है but उसको वो question को बहुत tricky बना देते हैं. For example, I'll show you how they make it difficult and tough for you. Okay, so is question number 4 visible to you, Garvit and Dev? Yes ma'am. Yes ma'am. Right. Dev, can you read question number 4 for me? Identify the exchange Identify the system in which central bank of a country intervenes. to buy and sell foreign currencies. Identify the exchange rate system in which central bank, in an attempt to moderate exchange rate movements whenever they feel that such actions are appropriate. Right. Options क्या क्या है? Moderate floating, dirty floating, flexible exchange rate, fixed exchange rate. अब इसमें 4 ऑप्शंस में से हमने कौन सा वाला तो पढ़ा ही नहीं है, जो है ही नहीं सिलेबस में, एग्जिस्ट ही नहीं करता. कौन सा है गर्वित? मॉडरेट. राइट. पहला एलिमिनेट हो गया अपने आप. अब कंफ्यूजन ma'am. कहाँ पे आती है? कंफ्यूजन आती है फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल होता है मार्केट के लिए, राइट?
इतना तो हमें पता था। कंफ्यूजन आएगी किसके बीच में, फिक्स्ड और डर्टी के बीच में, क्योंकि कई बार क्या होता है सेंट्रल बैंक को हम गवर्नमेंट के साथ रिलेट कर देते हैं, राइट। तो क्वेश्चन वो डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, विच अमंग द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट वेयर सेंट्रल बैंक इज इन्वॉल्व, बट उन्होंने इतनी लंबी स्टेटमेंट दे दी ताकि वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना सके, और जब बच्चा देखे तो उसको टाइम लग जाए उसको पढ़ने में, उसका टाइम कंज्यूम हो जाए और वो आगे के क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए। तो उसको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करके रखनी है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा कुंश, व्हाट विल बी द आंसर, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जिसके अंदर सेंट्रल बैंक होता है? Kunsh, are you hearing? Are you hearing? चला गया। Garvit, what is the answer? मैम सेंट्रल बैंक मैम फिक्स्ड में। फिक्स्ड में नहीं, डर्टी फ्लोटिंग अभी बताया था ना, मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग एक होता है। इस मैम हम डर्टी में फिक्स्ड, मैम फिक्स मतलब मैम डर्टी में तो वो भी होता है, मार्केट फोर्सेस और सेंट्रल बैंक दोनों होते हैं। हाँ, तो लेकिन फिक्स्ड में तो खाली खाली क्या होता है, गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन करती है ना, याद आया? यस मैम। डर्टी फ्लोटिंग होता है जिसके अंदर सेंट्रल बैंक होता है। आज हम ये यूनिट करेंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि या तो आप ये करो कि बुक के अंदर ही जो मैं बताती जा रही हूँ उसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ कि पेपर में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे नीचे वाला देखो, आइडेंटिफाई द नेट कंट्रीब्यूशन, ऐसे वाले, या तो आप इसके अंदर बना लो। बट दूसरा तरीका ये होगा कि हर यूनिट के मैक्सिमम 2 पेज, मतलब आगे पीछे हो गए 4 पेजेस, एक यूनिट को 4 पेजेस के अंदर कवर करो ताकि आपकी पूरी इकोनॉमिक्स डोमेन जो है वो 20 से 25 पेजेस के अंदर पूरी कवर हो जाए, राइट। फिर पेपर की रात जो होगी, जैसे पेपर जिस दिन है उससे एक रात पहले, एंड इवन ऑन द डे ऑफ एग्जाम, यू डोंट हैव टू गो थ्रू योर बुक्स, जस्ट रिवाइज दोस 20 पेजेस thoroughly एंड जस्ट गो एंड सिट इन योर एग्जाम, यू विल हैव ऑल द फैक्ट्स इन योर माइंड, राइट। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि उनको पेपर पे बना लो प्रॉपर, एक छोटे से रजिस्टर में बना लो सारे डोमेन के, और बाद में उनको स्टेपल कर लेना अपने आप, राइट। आर यू हियरिंग? Yes. ठीक है, डालो फर्स्ट यूनिट मनी एंड बैंकिंग, हेडिंग डालो मनी एंड बैंकिंग। दिस इज यूनिट 2 ऑफ योर बुक संदीप गर्ग। गर्वित, व्हाट इज मनी? स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, तो उसके 4 यूजेस लिख लो फटाफट से, दैट इज, ऐसे एरो डाल डाल के लिखो फटाफट से। फर्स्ट इज मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, store of value. Money is hi Shivani, are you here? Shivani, are you here? See, if your mic is not working, you can just try it in the chat box, because I should know that you are studying, you are hearing me. गर्वित लिखा चारों? मैम फोर्थ क्या था मैम, 3 लिख लिए। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज, बस 4 यूजेस लिखो। देव, आप भी लिखते जाना फटाफट, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। मनी इज, और फिर चारों ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन आपको गलत दे दिया जाएगा और उसमें आपको एलिमिनेट करना होगा इसके अंदर कि कौन सा वाला नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, और उसके बाद एक आपको दे देंगे पर्टिकुलरली, फॉर एग्जाम्पल फॉर डिलेड पेमेंट्स, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा पर्टिकुलरली मनी का यूज नहीं होता, मनी का फंक्शन नहीं होता, राइट। फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड इज स्टोर ऑफ वैल्यू, फोर्थ इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इसका मतलब ये है कि आज पैसे नहीं है, आज सामान ले लो उधार पे और उसके बाद कल पैसे लौटा दो, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे ये बताओ, फैक्ट लिखो फटाफट से स्टार डाल के,
₹1 कॉइन्स और ₹1 नोट कौन इशू करता है? गर्वित, कौन इशू करता है? मैम 1 रुपी नोट तो आरबीआई इशू करता है, और 1 रुपी नोट मैम अलग, और 1 रुपी कॉइन अलग ऑर्गेनाइजेशन करती थी। लिखो, ₹1 नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिक्के जो होते हैं और ₹1 के जो नोट होते हैं वो वैसे अब दिखते नहीं है, बट अभी भी इशू होते हैं। ₹1 नोट एंड कॉइन्स, एरो डाल के लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और बाकी सारी करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पीवाईक्यू। सी मेक श्योर पर्टिकुलरली आप फटाफट इन फैक्ट्स को नंबर डाल के लिखते जाओ, राइट। फायदा आपको इससे ये मिलेगा कि आपको पेपर में बस ये फैक्ट्स पढ़ के जाने और इन्हीं से मेजरली क्वेश्चंस आ जाएंगे। कोई इतना पर्टिकुलरली डिफिकल्ट नहीं होती मैक्रो, बस ये होता है कि यू शुड नो पर्टिकुलरली द एंटायर करेक्ट फैक्ट्स। लिखा, आरबीआई इशूज करेंसी, आरबीआई इशूज करेंसी while ₹1 note and coins are issued by Ministry of Finance. नेक्स्ट पॉइंट डालो, आरबीआई कब क्रिएट हुआ था? लिखो 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई क्रिएट हुआ था। एंड द फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर, जल्दी जल्दी लिखो गाइस, मुझे कम से कम 2 यूनिट पूरे कंप्लीट कराने हैं। द फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर कॉड, लिखो सी ओ, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, राइट? आपकी इकोनॉमिक्स डोमेन की फर्स्ट क्लास है? यस मैम। गर्वित, आप लोगों की भी फर्स्ट ही है ये? Yes, शिवानी? ma'am. हाँ, तो दैट इज वाई पर्टिकुलरली फ्रॉम नेक्स्ट क्लास यू विल हैव दोस, यू विल हैव अ प्रॉपर व्हाइट बोर्ड जिसपे आपको विजिबल होगा सब कुछ। इट्स जस्ट आज वाली क्लास के लिए मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था, so I had to take it particularly and that is why I did not had a whiteboard, otherwise I'll have a whiteboard जिसपे मैं properly लिख पाऊंगी and PYQs भी उस पे pasted होंगे। लिखो, फंक्शन ऑफ आरबीआई लिखो कॉड, CORD, कॉड, CORD, कॉड, CORD, कॉड। CORD, कॉड। कॉड के ब्रैकेट में डालो टू कंट्रोल, टू, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फंक्शंस ऑफ आरबीआई के अंदर, डायरेक्ट वो बुक से लाइंस पिकअप करते हैं। कॉड का मतलब होता है टू कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट। टू कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट, ये वर्ड याद रखना आरबीआई की डेफिनेशन का और आरबीआई के फंक्शंस के लिए। कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट entire banking structure of the country, entire banking structure of the country, got it? समझ आ रहा है? यस मैम। गर्वित, आपको आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट में लिख लो गाइज, एक क्वेश्चन भी आया था और ये आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो और वेदर यू डोंट। अभी एक ना एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर एक टॉपर था, तो उस टॉपर से पूछा गया कि आरबीआई जो होता है और सेंट्रल बैंक जो होता है क्या वो दोनों अलग चीज है? तो कहती हाँ अलग चीज होता है। नहीं, लिख लो आप, आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज, आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मदर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैम आरबीआई इंडिया का एपेक्स बैंक की तो है, सेंट्रल बैंक हुआ ना। हाँ, उसको वो पता ही नहीं था। आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड एंड फादर ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स, एंड फादर ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स। वो स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। फादर ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स, मदर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फादर ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। गॉट इट? नेक्स्ट फंक्शन लिखो फटाफट से, थोड़ा स्पीड से लिखना। व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई, मनी सप्लाई रेफर्स टू, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। इसको बस पॉइंट्स में डाल डाल के लिखते जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मनी सप्लाई रेफर्स टू
total volume of money which is held by public at a particular point of time. Total volume of money which is held by public at a particular point of time. ब्रैकेट में लिखो स्टॉक कंसेप्ट, STOCK. फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था गर्वित, स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है? स्टॉक कंसेप्ट होता है मैम जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मेजर करा जाता है. एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैम नेशनल इनकम ऑन 2025. राइट. और इसके सबसे बड़े, हाय दिशिता, एम आई ऑडिबल टू यू? मैम सॉरी, वो गलती से ज्वाइन हो गया था. मैं यही सोच रही थी. सॉरी मैम. नो नो नॉट एन इशू. आपके पास थोड़ी है इकोनॉमिक्स डोमेन? हाँ जी मैम, मैं लीव कर देती हूँ. सॉरी. या नो इश्यूज. राइट. इसका सबसे बड़ा अच्छा यहाँ पे स्टॉक कॉन्सेप्ट लिख लिया. देव आपने लिख लिया? यस मैम. ठीक है जी. इसके अंदर लिखो मनी सप्लाई के अंदर. अच्छा आपके एग्रीगेट्स भी कर चुके हैं, M1 M2 M3 M4. अभी इस बार पेपर में क्वेश्चन आया था? नो M1 M2 M3 पे क्वेश्चन नहीं आया था ना? मैम MCQ में आया था शायद से एक. M1 M2 M3 M4 वाले पे? यस मैम, शायद से इस साल का पेपर था या मैं पिछले साल का प्रैक्टिस कर रहा था मैम. एक क्वेश्चन तो था कि इनमें कौन सा इंक्लूड होता है, वो ऐसे करके था एक क्वेश्चन. क्योंकि M2 M3 M4 तो कट चुका है ना, आपके सिलेबस में है ही कहाँ वो? मैम वो था कि मैम M3 या M2 था तो उसमें पूछ रहे थे कि इसमें M1 में क्या ऐड करते हैं जो ये बनता है टर्म. अच्छा चलो छोड़ो, ये लिख लिया तुमने? मैं तो लिखवा दूंगी सब कुछ. ये लिख लिया तुमने सबने? मनी सप्लाई के बाद फटाफट से लिखो मनी सप्लाई. ये लिख लिया स्टॉक कंसेप्ट ब्रैकेट में. उसके बाद फटाफट से लिखो पहला डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स रेफर टू डिपॉजिट्स which can be encashed, ENCHED, encashed by issuing checks at any time. अब डिमांड डिपॉजिट्स कुछ भी हो सकता है, जो आपके सेविंग डिपॉजिट्स है वो भी, आरडीआर भी टूट सकती है, आपकी एफडीज भी कुछ कट के टूट सकता है, राइट. बट इसमें पर्टिकुलरली हम फिक्स डिपॉजिट्स को नहीं इंक्लूड करते, हम सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स को करते हैं जो हमारे सेविंग्स या फिर हमारे रेगुलर अकाउंट के अंदर होते हैं. ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो हमारी डिमांड पे हम उनको विड्रॉ करवा सकते हैं. डिमांड डिपॉजिट्स फर्स्ट. सेकंड इज करेंसी विद पब्लिक. करेंसी विद पब्लिक होता है जो हम सब पब्लिक पर्टिकुलरली करेंसी होल्ड कर रही है. बैंक मनी. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो. व्हाट इज बैंक मनी? Bank money refers to the money that is held by banks on the behalf of public. ठीक है, अब फटाफट से काम करना. अगर एक ही लाइन के अंदर अगर आप डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक ही लाइन में डालो M1, M2, M3, M4, ऐसे करके डालो. नेक्स्ट पॉइंट में M1 M2 M3 M4 लिखो. M1 इज इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI. करेंसी, उसमें पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि M1 के कंपोनेंट्स कौन से नहीं है, तो आपको बस टिक करके आना है. इन कंपोनेंट्स को अच्छे से याद करना. M1 इज करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स and other deposits with RBI. Currency and coins with public, demand deposits with commercial banks and other deposits with RBI. M1 के components होते हैं ये. ब्रैकेट में लिख लो M1 is the most liquid form of money.
पेपर में क्वेश्चन आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, तो M1 आंसर होता है। मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी M1। और नेक्स्ट में स्टार मार्क करके लिख लो, आरबीआई ने ना एक नया भी बनाया था पर्टिकुलरली एग्रीगेट, जिसको बोलते हैं M0 या M0। वो M1 के बराबर ही होता है, उसके कंपोनेंट्स कुछ अलग नहीं होते हैं। M0 और M1 बराबर होता है, दोनों के बिल्कुल सेम कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट डालो M2। M2 होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। सेविंग डिपॉजिट्स जो पोस्ट ऑफिस होता है, आजकल तो वैसे पोस्ट ऑफिस का टाइम चला गया, अब तो सब यूटीआई में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट अभी भी जो पर्टिकुलरली थोड़े से एजेड लोग होते हैं या फिर जो रिस्क लेने से डरते हैं, जिनकी रिस्क एपेटाइट बहुत खराब होती है, वो लोग क्या करते हैं, आज भी पोस्ट ऑफिस में जाके अपने पैसे 10-10 लाख रुपए की एफडीआं करवाते हैं, वहां पे किसान विकास पत्रा खरीदते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सेविंग डिपॉजिट्स, राइट। सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 लिखो M1 प्लस नेट टाइम लाइबिलिटी विद बैंक्स। M1 प्लस नेट टाइम लाइबिलिटी विद बैंक्स। नेट टाइम लाइबिलिटी विद बैंक्स। और M4 लिखो M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद बैंक्स एक्सक्लूडिंग सब कुछ, एफडी आरडी बैंक का सारा सब कुछ मिलाकर जो बैंक्स के पास डिपॉजिट है लोगों के, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। टोटल डिपॉजिट विद बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। देव, आर यू राइटिंग? Yes, ma'am. Garvit, are you writing? Yes, ma'am. Great. आप लोगों के बोर्ड के रिजल्ट्स कब है? मैम मई में ही आते हैं हर बार। मैम 20 में 20 मई को स्पेसिफिक डेट दे दी। यस मैम। मैम 20 में को आ सकता है। अच्छा, नहीं वैसे गर्वित हर बार मई में थोड़ी आते हैं, मेरे तो जुलाई में आए थे। मैम अभी ऐसा हुआ ना मैम, 10th में हमारे 2024 में भी 13th मई को आए थे, पिछले साल भी इसी टाइम आए थे। मेरे 10th के भी 10th के मेरे मई में ही आए थे, मेरे 12th के इसलिए लेट आए थे क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, तो कोविड की वजह से डिले हुआ था। चलो M4, और M4 के ब्रैकेट में लिख लो इट इज द ब्रॉडेस्ट फॉर्म ऑफ मनी। इट इज द ब्रॉडेस्ट फॉर्म ऑफ मनी। लिखा? मनी वाला यूनिट अगर देखा हो तो बहुत ही छोटा है, उसमें कुछ है ही नहीं, राइट। मनी के अंदर इतना ही है। बैंकिंग के अंदर लिखो फटाफट से, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं बैंकिंग से। लिखो बैंकिंग के अंदर फंक्शंस ऑफ आरबीआई की हेडिंग डालो फटाफट। फंक्शंस ऑफ आरबीआई की हेडिंग डालो, उसके अंदर लिखो फटाफट से आरबीआई के फंक्शंस। ये बहुत इजी यूनिट है, इससे ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, इससे पर्टिकुलरली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और उस पर थियोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। बस एक क्वेश्चन आएगा मनी मल्टीप्लायर पे, वो मैं अभी बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंडियन इको देव आपकी स्ट्रॉन्ग है ना? देव, आर यू हियर? यस मैम। और गर्वित आपकी इंडियन इको स्ट्रॉन्ग Yes, है? ma'am. मैक्रो गर्वित आपकी मैक्रो स्ट्रॉन्ग है इंडियन इको? मैम दोनों ही आते हैं। दोनों ही आते हैं। चलो एक फटाफट से रैपिड फायर हो जाए, जैसे कॉफी विद Okay, करण भी ma'am. होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? 1947। रॉन्ग आंसर। मैम 1921।
राइट आंसर। दे सुनते जाना, इसके बाद आपकी टर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? मेरे को बताना है। हाँ हाँ, आप ही की टर्न है, पहले मैम रैपिड फायर। 1951 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या था? हाँ, पॉवर्टी तो आपका कट गया ना, पॉवर्टी तो आता नहीं है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तरह के होते हैं? मैम इंफ्रास्ट्रक्चर, मैम रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, पोस्ट सर्विसेज और कम्युनिकेशन सर्विसेज, टैक्स बोल रहा हूँ, फैक्सेस और टेलीग्राफ्स। दो बताओगे ना, या एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन हेल्थ की बात करता है, यस मैम। और दूसरा होता है कैपिटल जिसमें आपने सब कुछ मुझे बता दिया। राइट। यस मैम। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किस पे फोकस करता था? एग्रीकल्चर पे। और सेकंड किस पे करता था? इंडस्ट्रीज। और थर्ड किस पे करता था? मैम दोनों पे। मिक्स्ड इकोनॉमी। राइट। यस। और प्लान्ड इकोनॉमी जो है, पर्टिकुलरली प्लान्ड हॉलीडे कब आया था? प्लान्ड इकोनॉमी का थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आई थी। यस मैम। ईयर 66 से लेके 66 से लेके मैम 1971 69 तक 3 साल की थी। गॉट इट? मैम ग्रीन रेवोल्यूशन तो इसी पीरियड में हुआ था। वो 1960s के अंदर आया था ना, हम Yes, ma'am. 1966 की बात कर रहे हैं। ओके राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? मैम पंजाब और हरियाणा में। कौन सी क्रॉप के लिए था? मैम राइस एंड व्हीट। क्या इंट्रोड्यूस की थी, कौन सी सीड्स? मैम HYV सीड्स। नेक्स्ट मुझे ये बताओ, फ्रॉम मैक्रो, दिस इज क्वेश्चन इज फ्रॉम मैक्रो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस? मैम डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कैपिटल लॉस नहीं होता? नहीं, किसने कहा? थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो मैम डेप्रिसिएशन वेयर एंड टियर होता है मशीनरी पे या एसेट्स पे, और कैपिटल लॉस होता है मैम कैपिटल का कम होना। डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजंस बनाते हैं पर कैपिटल लॉस के लिए प्रोविजंस नहीं बनाते, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है। यस मैम। राइट, थोड़ा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बताओ, इसके अंदर कि इट इज फ्रॉम दिस चैप्टर, एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है? 1। और एपीसी प्लस एपीएस कितना होता है? मैम मोर देन 1 हो सकता है। नहीं, एपीसी प्लस एपीएस भी 1 ही होता है। 1 ओके। दोनों का आंसर 1 ही आता है टोटल। एमपीसी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0.1। कितनी भी हो सकती है ना मिनिमम का। मैम 1 मैक्सिमम 1 हो सकती है ना, उससे वाले को। हाँ, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? मैम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है कि मैम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देते हैं, और उसको लेकर वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है। मैंने पूछा Yes, इन्वेस्टमेंट ma'am. मल्टीप्लायर का मतलब होता है चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। याद आया? यस मैम। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है के की कितनी हो सकती है? मैम जितना स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट लगाई थी। हाँ, तो वैसे अगर कोई पूछता है पेपर में, न्यूमेरिकल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो 1 होती है इसकी मिनिमम वैल्यू और इन्फिनिटी होती है मैक्सिमम वैल्यू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताओ, गवर्नमेंट बजट के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट्स किसका पार्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल। और सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज किसका पार्ट है? रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर। राइट। क्रिएशन ऑफ अ ब्रिज? क्रिएशन ऑफ अ ब्रिज मैम कैपिटल। एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और स्मॉल सेविंग्स? स्मॉल सेविंग्स मैम कैपिटल
रिसिप्ट्स नहीं मैम, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। राइट। और मुझे बताओ एस शीट्स क्या होती है? एस्टीट्स मैम जो जो कोई डेड एम्प्लॉय होता है उसकी लाइबिलिटीज। को गवर्नमेंट अगर एक्वायर कर ले तो वो रेवेन्यू गवर्नमेंट का हो जाएगा। ओके मैम। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? मैम स्पेशल, असेसमेंट। मैम ये नहीं पता। स्पेशल असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे आपका शालीमार बाग का सेंटर है, वो मेरा घर है, राइट? यस देव, मैम। आप सुन रहे हो? देव, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. अब आपकी टर्न आने वाली है, रेडी रहना। स्पेशल असेसमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो जो आपका शालीमार बाग वाला सेंटर है वो मेरा घर है, राइट? अब क्या हुआ है, वहां से पर्टिकुलरली सरकार ने एक मेट्रो लाइन निकाल दी। अब क्या होगा, मेट्रो लाइन निकालने की वजह से कॉम्पिटिशन ईजी हो गया, मेरे घर की यस वैल्यू मैम। बढ़ गई। अब जो वो मेरे घर की वैल्यू बढ़ गई तो सरकार मुझसे उसका पैसा मांग सकती है। किस बेसिस पे? कि भाई हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, सो दैट्स कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट, राइट? तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स हुआ। ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगा ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। ओके मैम। क्यों आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है? मैम revenue receipts are those receipts which don't have any increase in assets or decrease in liabilities. राइट। तो अब इससे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज तो हो नहीं रही हमारी कुछ, No मैम। और एट द सेम टाइम एसेट इंक्रीज हमारे लिए हुआ, सरकार के लिए थोड़ी हुआ है कुछ, राइट? यस मैम। तो इसीलिए, क्योंकि सरकार ने एक तरह से डेवलपमेंट एक्टिविटी तो करी है ना मेट्रो की। नेक्स्ट मुझे बताओ, फाइन्स और पेनल्टीज क्या होता है? मैम फाइन्स और पेनल्टीज, मैम नॉन टैक्स रेवेन्यू। राइट। और मुझे बताओ, प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स क्या होता है? मैम नॉन टैक्स रेवेन्यू। राइट। देव, जीएसटी क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? आर यू हियरिंग? Ma'am, indirect tax. राइट। इनकम टैक्स क्या होता है देव, डायरेक्ट टैक्स होता है या Yes, इनडायरेक्ट ma'am. टैक्स? क्या होता Ma'am, है? direct होता है. राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Direct tax होता है. हाँ, राइट आंसर, राइट आंसर। अब मुझे नेक्स्ट ये बताओ, इसके अंदर की कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो आरबीआई चला रहा है? Ma'am, पता नहीं. अभी बताया था ना, मैनेज फ्लोटिंग। आरबीआई चला रहा है, मैनेजर चला रहा है, तो मैनेज्ड फ्लोटिंग। गॉट इट? Okay, ma'am. नेक्स्ट मुझे ये Yes, ma'am. बताओ, आरबीआई फॉर्म कब हुआ था? RBI 1935. डेट? First April. राइट। First मुझे April. नेक्स्ट, राइट। मुझे नेक्स्ट बताओ, ये तो शायद नहीं आएगा, एलपीजी रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस करे थे इंडिया के अंदर, कौन सी ईयर में? Ma'am, पता नहीं. मैम मैं 1991। बताऊं, 91। राइट। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्वित, क्या रिफॉर्म्स थे वो? मैम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? मैम ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कराना। राइट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? मैम पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेट एंटरप्राइजेस में बदलना, प्राइवेट कंपनीज में। और लिबरलाइजेशन क्या होता है? मैम ट्रेड बैरियर्स रिमूवल। राइट। मुझे नेक्स्ट ये बताओ कि इसके अंदर की फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी, हाँ, मैम बोर्ड है तो। फूड सिक्योरिटी का वैसे मतलब क्या होता है? अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। अफोर्डेबल, यस मैम। इसको मैं आगे पढ़ा दूंगी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है? मैम प्रोडक्शन बाउंड्री मैम सर्टेन लिमिट। नहीं, प्रोडक्शन बाउंड्री वो होती है जिसके अंदर सारे गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, पढ़ा था ना नेशनल इनकम में। वैल्यू एडेड का पार्ट है।
स्टार्टिंग में है ये उसमें सेकंड चैप्टर में है आपके प्रोडक्शन बाउंड्री, देखना जिसमें फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में दिया हुआ है ना वहां पे। देव मुझे बताओ Yes, ma'am. नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? मैं अभी रिवाइज नहीं होंगे ज्यादा ठीक चीजें। ठीक है, आज मैं जो पढ़ा रही हूँ और बाकी सारा रिवाइज करके आओगे, राइट? यस मैम। राइट। गर्वित क्या होता है नेशनल इनकम का फॉर्मूला? मैम कौन से फॉर्मूले से निकालना है? निकालना नहीं है, मुझे सिर्फ ऐसे बता दो, जैसे एनडीपी या ऐसे करके बताओ क्या होता है। मैम एनडीपी